मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर सीखेंगे। तो एक प्रश्न 4 उत्तर के लेखक है श्री प्रकाश। तो उनका जन्म सन 1890 में हुआ था और निधन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। तो श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने लेख, निबंध, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। मित्र, श्री प्रकाश जी ने छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। तो यहाँ सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त यानी धुन। तो लेखक को भी धुन है। मुझे भी कई बातों का खप्त है, लेखक कहते हैं। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय यानी दयालु, कोमलचित्त, सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के लिए कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, यानी लेखक पूछते हैं, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। मित्र, यहाँ लेखक का जो खप्त है, लेखक का जो धुन है, वो हमें यहाँ बताते हैं। लेखक देश की दशा को लेकर तो चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और यहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी सुअवसर मिलने पर पूछ बैठते हैं। तो यहाँ पूछते हैं कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त बन गया। तो ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। पर लेखक कहते हैं, मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। यानी उनको पूछता हूँ कि आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ जो लेखक के पहले मित्र हैं, एक वृद्ध ईसाई पादरी, एक वृद्ध ईसाई पादरी। तो वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मित्र, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में हमें बताया है कि लेखक ने पहली बार
अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा तो एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। मित्र, वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है। कहते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। मित्र, गर्व यानी किसी काम के संबंध में सुखद भावना, तो अतिशयोक्ति शब्द है। अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्तिपूर्ण। दरखास्त शब्द है। दरखास्त यानी आवेदन। तो यहाँ एक वृद्ध ईसाई पादरी का जो उत्तर है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में, यहाँ बताए मित्र, पाठ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, तो पूरा बताया है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यानी बोलना और करना, उस पर फर्क है। तो यहाँ उदाहरण के लिए बताया है कि जो नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भरते हैं, नौकरियों के लिए क्या करते हैं? आवेदन पत्र भरते हैं और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। तो यहाँ वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में क्या करते हैं? अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं। पर नौकरी मिलते ही क्या होता है? मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। साधारण शब्दों में यहाँ प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। तो यहाँ मित्र उदाहरण बताया है। मित्र, लेखक की सहमति। लेखक अपने इस पादरी मित्र की बात से सहमत है। हमें अपने काम का गर्व नहीं है कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। ये पैराग्राफ में बताया है कि हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण है हमारी लंबी दास्तां। दास्तां यानी गुलामी। दास्तां यानी गुलामी। तो लेखक कहते हैं और आगे, आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यानी स्वधर्म निधन श्रेयः, अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है का आदेश भूल गए हैं। तो यहाँ लेखक की सहमति हम
देखते हैं। अब मित्र, लेखक का जो दूसरा मित्र है उसका जवाब क्या होता है, देखिए हम। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईसीएस के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समिष्ट की तरफ जो कर्तव्य है, समिष्ट यानी समूह, उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए। तो मित्र, यहाँ वो कहते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। किसी को किसी पर विश्वास नहीं होता। तो यहाँ काफ़ी उदाहरण बताए विश्वास के बारे में। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय पर आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। तो धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है। तो यहाँ मित्र विश्वास के बारे में ज़्यादा बताया है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। और आगे मित्र बताया है कि किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है। दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह ही नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। तो दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। तो इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए, दूर रहते हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। तो धार्मिक आदर्श, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरितम्। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो तीसरे व्यक्ति का क्या जवाब है? मित्र, लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं तो वे 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला थी। तो प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी लेखक ने गहरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। तो तीसरे व्यक्ति का जवाब, यहाँ श्रम का महत्व लोग नहीं पहचानते। मेहनत करना तो भूल गए हैं। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे। जब हम परिश्रम हो ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? जब हम परिश्रम ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे सफल पाएंगे? तो यहाँ बताया है कि आरंभशूर तो हम हैं पर हमें लगन नहीं है। तो यहाँ तीसरे व्यक्ति का जो उत्तर है कि तुम लोग बड़े आलसी हो।
तो यहाँ अब चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। लेखक के प्रश्न का जवाब देने वाला यह चौथा व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध वृद्धा महिला थी, जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में यहाँ गुजारे थे। उनके मतानुसार देश की उन्नति न होने का कारण कि यहाँ के लोगों में उदारता नहीं है। यहाँ के लोगों में उदारता नहीं है। कहते हैं तुम लोगों में उदारता नहीं है। अब विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या लेकर मर गए। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता यानी मुकाबला करने की भावना हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब मित्र, लेखक क्या कहते हैं अंत में? मित्र, लेखक का स्पष्टीकरण ये पैराग्राफ में जो हमें बताया है वो मैं आपको समझा रही हूँ। लेखक अपने इन चारों विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं लेते। उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते। तो यहाँ लेखक ने स्पष्टीकरण में बताया है कि हम आलसी हो गए हैं। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हम भूल गए हैं। तो यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। तो देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। लेखक ये पहला व्यक्ति को प्रश्न पूछता है, वृद्ध ईसाई पादरी। दूसरा व्यक्ति जो IAS के सदस्य, एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी। तीसरा व्यक्ति जो एक महिला थी, 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही थी। चौथे व्यक्ति 40 साल से विभिन्न सेवाओं में यहाँ रहती, विश्व प्रसिद्ध वृद्धा जो महिला है।
तो मित्र, चारों ने जो लेखक का प्रश्न का उत्तर दिया और लेखक सहमत है कि हाँ, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, तो ये जो चारों व्यक्तियों ने जो जवाब बताया, लेखक उससे सहमत है। लेखक कहते हैं कि बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहाँ के वहाँ हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।